This is an introduction video of chapter number 16, Introduction to Graphs. In this chapter, we will study what is graph. Graphs हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन या डेटा को विजुअलाइज वे में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं. टिपिकली किसी डेटा को कलेक्ट करना और उसे समझना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो हम ग्राफ्स यूज़ करते हैं सो दैट हम उसे ईज़िली समझ सकें. There are different type of graphs which help us to understand the information or any data. First one is bar graph. Bar graph help us to understand any information in graphs by making bars. So we will understand bar graph with an example. Here the marks of a student is given in different subjects. A student had 10 marks, got 10 marks in Hindi, 15 marks in English, and 20 marks in maths, and 25 in science. So how we can represent this data in bar graphs? So we will see that a student get 10 marks in Hindi. So through this graph we can represent his marks by plot this bar. 15 marks get in English, so 15 बार बना दिया हमने. 20 मार्क्स उसको मैथ्स में मिले हैं एंड 25 में उनसे साइंस में मिले हैं. तो इस तरह से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब ये रही सिंगल बार ग्राफ की बात. किसी भी इंफॉर्मेशन, जब कोई इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है तो हम इसे सिंगल बार में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट सेम ग्राफ पर हमें दो इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं. जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे एक दूसरे टर्म के मार्क्स गिवन है, लाइक 15 इन हिंदी, 10 इन इंग्लिश, 25 इन मैथ्स एंड 5 मार्क्स इन साइंस. अब ये एक अनदर एग्जांपल है, तो इसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेम ग्राफ पे. कैसे? 15 उसको हिंदी में मिला है तो हम यहाँ पे फर्स्ट 15 इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 10 मार्क्स इंग्लिश में मिले हैं तो 10 मार्क्स हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 25 in maths, so we can represent this 25 marks like this. And the fourth one is science. And science में उसे 5 मार्क्स मिले जो कि हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो ये हो गया हमारा डबल ग्राफ. सिंगल बार ग्राफ तब होता है जब हम एक इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और सेम ग्राफ पे अगर हम दो इन्फॉर्मेशंस के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो डबल बार ग्राफ बनाकर कर सकते हैं. सेकंड ग्राफ है हमारा हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम में भी हम सेम टाइम से इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं. बार ग्राफ के थ्रू ही हम यहाँ पे भी इन्फॉर्मेशंस को विजुअलाइज रिप्रेजेंट करते हैं. पर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो बार ग्राफ बनाते हैं उसमें बार्स बनाते हैं, उनके दो बार्स के बीच में गैप्स होता है. पर हिस्टोग्राम में जो भी बार बनाए जाते हैं उन बार के बीच में गैप्स बिल्कुल भी नहीं होता. सो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं हिस्टोग्राम. यहाँ पे एक एग्जांपल है. 5 लोग हैं जिनकी एज 10 to 20 के बीच में है. 10 पीपल्स 20 to 30 एज वाले हैं, 15 पीपल 30 to 40 एंड 20 पीपल्स आर 40 to 50 एज. सो वी कैन रिप्रेजेंट दिस इन्फॉर्मेशन लाइक सबसे पहले नंबर ऑफ़ पीपल 5. सो हम देखेंगे कि 5 पीपल जो 10 to 20 एज वाले हैं तो उन्हें हम रिप्रेजेंट करेंगे 10 to 20. अब यहाँ पर आता है 10 पीपल जो 20 to 30 के एज वाले हैं. तो 10 पीपल्स 20 to 30, 10 यहाँ पर है एंड 20 to 30 मीन्स ये इससे टच होता हुआ. ध्यान रखना है यहाँ पे बार्स के बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं होते. सो 15, नंबर ऑफ़ पीपल 15 एंड एज 30 to 40. सो नंबर ऑफ़ 15 peoples 15 and the age is 30 to 40. ओके. अब नेक्स्ट ये है कि 20 पीपल्स ऐसे हैं जिनकी एज 40 to 50 है. सो 20 पीपल्स 20 यहाँ पर और इनकी एज 40 to 50 है. इन ग्राफ्स के बीच में गैप होना पॉसिबल इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये क्लास इंटरवल में हम रिप्रेजेंट करते हैं. हिस्टोग्राम हमेशा क्लास इंटरवल में रिप्रेजेंट करते हैं. यानी अगर कोई इन्फॉर्मेशन क्लास इंटरवल में गिवन है तो हम उसे हिस्टोग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. थर्ड वन इज़ पाई चार्ट. पाई चार्ट को हम सर्कल चार्ट भी कहते हैं.
और ये रिप्रेजेंट करता है पार्ट ऑफ होल, मीन्स किसी भी एक चीज़ के कुछ पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने एक एप्पल लिया है और उसके 4 पार्ट्स करते हैं, तो वो हर एक अलग अलग पार्ट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/2, 1/3, 1/4। सो मीन्स यहाँ पे किसी भी एक पूरे कंप्लीट चीज़ के डिफरेंट पार्ट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पाई चार्ट या सर्कल चार्ट के थ्रू। सो एक एग्जांपल है यहाँ पे, 50% ऑफ पीपल लव्स क्रिकेट, 30% ऑफ पीपल लव फुटबॉल्स एंड 10% ऑफ पीपल लव टेनिस। अब इसे पाई चार्ट के थ्रू कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सपोज़ ये पूरा स्पोर्ट्स, इसमें 50% ऑफ पीपल लव क्रिकेट, तो हम इसे 50% में डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया हमारा 50%। अब है 30%, 30% लोगों को क्रिकेट पसंद है, सॉरी फुटबॉल पसंद है, तो फुटबॉल हम रिप्रेजेंट कर देंगे, यहाँ पे 20 होगा ना, 30% है। सो बचे हुए जो लोग हैं, एक सेकेंड, ये थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, 20% लोग को टेनिस पसंद है। अब ये पूरा कंप्लीट पाई चार्ट हमने डिवाइड कर दिया डिफरेंट पार्ट्स में। सो 20% को टेनिस पसंद है, 30% को फुटबॉल एंड 50% को क्रिकेट पसंद है। तो इस तरह से हम एक पाई चार्ट के थ्रू किसी भी इंफॉर्मेशन को ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ इज़ लाइन ग्राफ। अब लाइन ग्राफ कैसे हेल्पफुल हो सकता है किसी भी इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए? सपोज़ यहाँ एक एग्जांपल गिवन है, एक कंपनी की सेल्स गिवन है जो 2018 में 20,000 थी, 2019 में 60,000 थी, 2020 में वो 30,000 हो गई। अब हमने यहाँ पे प्लॉट किया, कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, कुछ पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं। ये पॉइंट ये रिप्रेजेंट करते हैं कि पहले 2018 में हमारी जो सेल्स थी वो 20,000 थी, फिर वो 60,000 गई, मीन्स वो कुछ इंक्रीज़ हुई, देन वो वापस से डिक्लाइन हो गई 30,000 पर आकर। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो लाइन ग्राफ्स होती हैं उनकी लाइंस ब्रोकन होती हैं। इट कैन बी ब्रोकन बिकॉज वो पहले इंक्रीज़ हुई, तो वो कांस्टेंट तो है नहीं कि वो इंक्रीज़ हो रही है तो इंक्रीज़ ही हो रही है, इंक्रीज़ हुई थी फिर वो डिक्रीज़ हो गई। अब वो हम अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, एक और ईयर की सेल्स इंक्रीज़ कर देते हैं 21 का, और ये कर देते हैं 40,000, तो 40,000 यहाँ पे मार्क कर देते हैं। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि पहले 20,000 थी, देन इंक्रीज़ हुई 60,000 पे, फिर वो 30,000 पे, एंड देन फिर से इंक्रीज़ हुई 40,000 पे। तो वो कांस्टेंट नहीं है, एक बार इंक्रीज़ हुई फिर डिक्रीज़ हुई और फिर इंक्रीज़ हुई, मीन्स ये लाइन बार बार ब्रोक हो रही है, ऊपर जा रही है नीचे आ रही है देन फिर से ऊपर जा रही है। तो इन्फॉर्मेशन जो भी हमें चेंजेस रिप्रेजेंट करते हैं या किसी भी इन्फॉर्मेशन में हमें चेंजेस बतानी होती है तो हम लाइन ग्राफ के थ्रू आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लीनियर ग्राफ। अब लीनियर ग्राफ दीज आर अनब्रोकन। अनब्रोकन मीन्स इनमें जो लाइन बनती है वो अनब्रोकन होती है, वो कांस्टेंट लाइन बनती है। जिसमें हमने लाइन ग्राफ में पढ़ा कि वो ब्रोकन होती है, कभी इंक्रीज़ होती है कभी डिक्रीज़ होती है, फिर इंक्रीज़ होती है फिर डिक्रीज़ होती है, वहाँ पे लाइन कांस्टेंट नहीं होती। पर लीनियर ग्राफ में हम एक सिंगल लाइन बनाते हैं जो अनब्रोकन होती है और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चली जाती है। सपोज़ यहाँ एक एग्ज़ाम्पल हमने लिया है 2016, पुराने एग्जांपल से ही लेते हैं। सेल्स में सेल्स देखते हैं किसी कंपनी का कि 2016 में 20,000 थी, 2017 में 30,000 हुई, 18 में 40,000, 19 में 50,000। यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, मींस यहाँ पे हम कॉन्स्टेंसी देख सकते हैं, यहाँ पे सेल्स सिर्फ इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ ना डिक्रीज़ है ना इंक्रीज़ है, सिर्फ इंक्रीज़ और इंक्रीज़ हम देख सकते हैं, कोई अदर चेंजेस नहीं है। तो हम इस तरह से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर 2016 में सेल्स हमारी 20,000 थी तो 20,000 हम यहाँ मार्क्स कर सकते हैं, ये 20,000, 30,000, 2017 में 30,000 थी तो 30,000 हम इसे इधर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है 40,000 17 में, एंड 18 में वापस ये हो जाती है 50,000। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्मेट हो रही है। तो इस तरह से इन सारे पॉइंट्स को जॉइन कर देंगे और ये जो है लीनियर लाइन हमें एक कांस्टेंट ये बताता है कि ये कांस्टेंट है।
यानी कोई भी इंफॉर्मेशन जो अनब्रोकन है। कोऑर्डिनेट ग्राफ क्या होता है? कोऑर्डिनेट ग्राफ, सपोज़ हमने ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, हमने एक्स और वाई एक्सेस में कहीं पे भी एक मार्क पॉइंट कर दिया। अब हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है कि ये पॉइंट कहाँ जाके कोऑर्डिनेट हो रही है, किस पॉइंट पे एक्स और वाई। सबसे पहले तो हम लिखेंगे एक्स एंड वाई, क्योंकि कोई भी पॉइंट एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे कोऑर्डिनेट हो रही है। सो एक्स दैट विल बी रिप्रेजेंट 2, ये पॉइंट 2 से कोऑर्डिनेट हो रहा है, तो एक्स विल बी 2 एंड वाई विल बी 3, बिकॉज ये पॉइंट यहाँ से कोऑर्डिनेट हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इस ग्राफ पे ये पॉइंट 2 और 3, इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 एंड 3, यानी एक्स इज 2 एंड वाई इज 3। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स मीन्स कोई भी दो आइटम, एक्स वाई जेड, 2 या 3 आइटम, कोई भी ऐसे आइटम जिनके बीच में हम रिलेशन से फाइंड करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो हम प्राइस और डिमांड के बीच में हम रिलेशन देखना चाहते हैं। तो वेरिएबल्स कैसे रिलेटेड होते हैं? या तो वो डिपेंडेंट होते हैं या इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर प्राइस और डिमांड की बात करें तो प्राइस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बट डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है। प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड डिमांड एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों है? क्योंकि डिमांड बेस्ड है प्राइस पे। प्राइस अगर इंक्रीज़ होता है तो डिमांड क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा दें तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड कम हो जाएगी। इसी तरह अगर प्राइस डिक्रीज़ होता है तो डिमांड भी इंक्रीज़ होगी। यहाँ इन्वर्स रिलेशनशिप तो है दोनों पे, इसलिए हम कह सकते हैं कि डिमांड जो है वो प्राइस पर डिपेंड होती है। यहाँ क्वेश्चन ये अराइज़ होता है कि इन वेरिएबल्स की डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट कैसे करें। सो वी कैन रिप्रेजेंट दीज वेरिएबल्स चेंजेस थ्रू लीनियर ग्राफ्स। एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं और ये देखते हैं कि प्राइस अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिमांड एक डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसे लीनियर ग्राफ पर कैसे शो कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि प्राइस जब भी इंक्रीज़ होता है तो डिमांड डिक्रीज़ होती है। हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, पर यहाँ पर अगर हमको शो करना है प्राइस नहीं, अगर हम कोई क्वांटिटी रख देते हैं और यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ हमने रखा कॉस्ट और यहाँ पे रख दी क्वांटिटी। अब कॉस्ट एंड क्वांटिटी एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हुए? अगर कॉस्ट किसी प्रोडक्ट का इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। सो हम किसी भी वेरिएबल्स के रिलेशन को लीनियर ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इंक्रीज़ हो रहा है तो हम ऐसे शो करेंगे, अगर वही सेम चीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो उसे हम डिक्रीजिंग वे में शो करेंगे। अगर इंक्रीज़ होता है तो वो राइट टू लेफ़्ट जाता है, डाउन टू अपवर्ड जाता है, और अगर वो चीज़ डिक्रीज हो रही है तो अपवर्ड टू डाउनवर्ड। सो हम यहाँ पे रिलेशंस जो है वेरिएबल्स के बिटवीन रिलेशंस हैं उनको हम लीनियर ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।